मान लीजिए कोई किसी को चाकू दिखाता है और उसको लूटता है, तो कोर्ट उसको सजा देती है, बराबर है कि तुमने चाकू दिखाया। किसी ने पिस्तौल दिखाई और पैसा लूटा तो उसको हमारा न्यायतंत्र तुरंत सजा देता है। लेकिन यही न्यायतंत्र अगर एग्रीमेंट बना के आपको और हमको लूटा तो न्यायतंत्र उसको टाइम देती है। ये हालत है। चाहे चाकू दिखा के लूटो, पिस्तौल दिखा के लूटो, लूट तो लूट ही है, आपका पैसा लूट लिया। अब इन लोगों ने लूटा। सबसे पहला जो बड़े में बड़ा लूट का तरीका है वो ये है कि गरीब लोग जितने भी पागड़ी वाले मकान में रहते थे, 40-50 साल हो जाने के कारण उसको वो डिमोलिश का C1 कैटेगरी BMC में से पास करा के प्लान पास करने के पहले बिल्डिंग को तोड़ दिया करते हैं। अब गरीब आदमी के पास समय नहीं, पैसा नहीं कि वो कोर्ट में जा सके। ये और मैं नहीं कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा कि हमारे देश में गरीब आदमी न्यायतंत्र के जा ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए, आपको मैं 2 उदाहरण यहाँ पर पेश करूँगा, आप देखिएगा कि किस प्रकार से लूटते हैं। न शर्म हमारे देश के जज को है, न शर्म बिल्डर को है, और न शर्म चुने हुए प्रतिनिधि को है जिसको हमने हमारी भलाई के लिए भेजा है। ये तीनों बेशर्म हो गए। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। एक चुनौती दो, ना माने तो हम भी आपके कानून को नहीं मानेंगे। और इसके मैं थोड़े से उदाहरण आपके समक्ष पेश करूंगा। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। 2008 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 2008 से आज तक रेगुलर इसका ऑडिट भी होता है और अकाउंट भी और इनकम टैक्स रिटर्न भी हर साल भरा जाता है। इस ट्रस्ट को ATG का बेनिफिट भी है कि जो लोग डोनर होते हैं उनको ATG का बेनिफिट भी मिलता है। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने पिछले सालों में कभी भी लोगों से ना डोनेशन लिया है, तो हम लोग के लोग नहीं दिए हैं। हमने कभी किसी के पब्लिक में डोनेशन नहीं किया और काफ़ी लोगों को इसके माध्यम से बहुत फायदे हुए हैं। हमारे साथ बैठे हैं आशीष मेहता। ये आशीष जी सोसाइटी फास्ट जस्टिस के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। लाखों रुपया का दान भी किया है, खुद शेयर मार्केट का काम करते हैं और उनके बाद प्रेसिडेंटशिप अब मुझे मिली है। अभी सोसाइटी फास्ट जस्टिस का मैं अध्यक्ष हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप लोग के साथ हो रहे अन्याय को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है। अभी आपको बताया कि पहला तरीका था कि पागड़ी के गरीब मकानों को तोड़ना, BMC के साथ बिल्डर मिलकर C1 कैटेगरी लाना। एक आदमी जो बेचारा 2 टाइम की रोटी खाता है, क्योंकि मुंबई में अधिकांश पागड़ी के मकान है ना, 90% पागड़ी के मकान 160 स्क्वायर फीट से कमती में है। 160 के अंदर ही सभी है, या 200 स्क्वायर फीट होंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। और 200 स्क्वायर फीट कारपेट में 5-5 आदमी पैसे वाला नहीं रह सकता है। अब ये गरीब आदमी की प्रॉपर्टी की कीमत बहुत बड़ी हो गई। छोटा सा उदाहरण दे दूं कि चंदनवाड़ी के पास 686 BMC के प्लॉट में मकान बने थे। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, चंदनवाड़ी के 600 लोगों को 32,000 रुपया भाड़े देने की बात की कि हम आपको 3 साल में जगह दे देंगे। हमारे पास आए थे, लेकिन पिछले 8 साल से आज तक किसी को न घर मिला है और न किसी को भाड़ा मिला है। और वो BMC का प्लॉट है जिसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे देश के नेता, बड़े बड़े बिल्डर ने मिलकर उसका एग्रीमेंट बनाकर, मुझे ये पता चला, अब सत्य है कि नहीं, कि बिल्डर ने 300 करोड़ का लोन भी ले लिया। अब आप सोचिए कि इस प्लॉट में जहाँ पर हमारा कानून ये कहता है कि अगर पागड़ी के मकान को तोड़ दिया जाता है तो परमानेंट अल्टरनेट एकोमोडेशन देना आवश्यक है। अगर आपको अल्टरनेट एकोमोडेशन नहीं देते हैं तो आपको उसको कम से कम भाड़ा देना है। अब आप सोचिए 686 लोग
जो प्रॉपर बॉम्बे में रहते थे, आज कोई नाला सोपारा चला गया, कोई वसई चला गया, कोई डोंबिवली चला गया। और प्रॉपर्टी एक एक फ्लैट अगर आप कम से कम भी रखें तो छोटे में छोटा अगर फ्लैट भी होगा ना चंदनवाड़ी में, तो 2 करोड़ के नीचे नहीं बनता है। अब इतने सारे फ्लैट को ले लेना और गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ सोसाइटी के मेंबर मिलकर, बिल्डर के साथ मिलकर लोन पास करवाना और 300 करोड़ का लोन लेना, ये किस बात का संकेत है समझ लीजिए। ये अनायास नहीं हुआ है, ये प्रॉपर प्लानिंग करके गरीबों को घर से निकालना और उनकी प्रॉपर्टी को उनको ले लेना, ये उनका उद्देश्य है। और ये ट्रेंड बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक आ गया है कि बोरीवली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो पूरे मुंबई से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुलुंड से भी आए हैं, कल्याण से भी आए हैं, सब जगह से यहाँ पर आए हुए लोग। अब आप सोचिए, मैं बोरीवली की बात करता हूँ, 3 किस्से मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे, उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट देखा, सब कुछ देखा। आप नहीं मानेंगे कि एक आदमी, एक ही बिल्डर, उसका नाम है त्रिवेणी डेवलपर, एक प्रोजेक्ट लिया, आधा किया और उसका पैसा मिला, उससे दूसरा प्रोजेक्ट लिया, उसको आधा किया, उसमें भी पैसा ले लिया। इस प्रकार 4 जगह पर उसने 4 प्रोजेक्ट में किसी को कुछ नहीं दिया। हमने एफआईआर की, पुलिस बोलती है ये सिविल से केस है, आप कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में जाओ तो हमको 4 बार जन्म लेना पड़ेगा न्याय के लिए। हमारे देश की ये हालत है कि इस जन्म में अगर आपको न्याय मिल जाए तो बहुत तकदीर वाले हो, लेकिन हमारे देश में ये एक बड़ी साजिश है। तो हमने अध्ययन करना चालू किया कि हर एक देश के अंदर न्यायतंत्र होता क्यों है। देखिए, आप सबको छोटी छोटी बातें मालूम नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि देश चलता कैसे है, और सारे उदाहरण के साथ बताता हूँ, और चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी जब मिलकर लड़ेंगे ना, तो ही प्रजातंत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अकेले अकेले लड़ेंगे तो कभी भी आप जीतोगे नहीं। देखिए, हमारा देश जो चलता है ना, उसमें 3 बड़ी संस्थाएं हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, जिसका किसी ने जन्म नहीं किया है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। एक है अपना देश का पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के काम में किसी का इंटरफेरेंस चलता नहीं है। दूसरा है हमारे देश में इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जन्म पार्लियामेंट ने नहीं किया है, ये देश के साथ इलेक्शन कमीशन बना है जो टोटल रूप से स्वतंत्र है, और जैसा ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, सभी के पावर खत्म हो जाते हैं, सारे पावर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं। अगर एक छोटा क्लार्क भी ट्रांसफर करना हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता है, उसको उसकी परमिशन इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ती है, जो कि परमिशन की जरूरत ही नहीं है, कि ट्रांसफर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एकदम निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, और उसके पास इतने पावर है ना कि आज की तारीख में अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना घोषित कर दे कि कोई भी क्रिमिनल खड़ा नहीं रह सकता है, तो उनको मानना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक टीएन सेशन करके इलेक्शन कमीशन थे, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। टीएन सेशन ने डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन के 2 महीना पहले कि अब जो इलेक्शन में खड़ा रहेगा अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करेगा, जो डिक्लेयर नहीं करेगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो पीवी नरसिम्हा राव कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई इलेक्शन के लिए 2 महीना पहले बोलता है डिक्लेयर करो, ये हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको समझा दिया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, अभी आपके पास कोई पावर नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन कहता है वो आपको करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो वो कैंडिडेट खड़ा नहीं रह सकता है। देखिए, ये है पावर। आपको मैंने बताया एक पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन कमीशन के काम में कोई डिक्लेयर नहीं करता है। और तीसरा, न्यायतंत्र। न्यायतंत्र के अंदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये एकदम स्वतंत्र बॉडी है। तो न्यायतंत्र बनाया क्यों गया? न्यायतंत्र बनाने का मतलब ये है कि देश को चलाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए पूरे देश में से जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाएंगे, देश की रक्षा के लिए कानून बनाएंगे,
लेकिन कानून बनाने भी आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में कानून नहीं बन सकता। आपको अलग अलग मौलिक अधिकार हैं, उसके विरुद्ध में कोई कानून नहीं बन सकता। अगर बनता है तो देश का कोई भी नागरिक कोर्ट में जाके उस कानून को रद्द करवा सकता है। यानी 3 संस्थाएं देखिए, एक पार्लियामेंट टोटली इंडिपेंडेंट, दूसरा इलेक्शन कमीशन टोटली इंडिपेंडेंट, और तीसरा अपना न्यायतंत्र। अब न्यायतंत्र का काम क्या है? मैंने सोचा कि इतना पूरा गलत हो रहा है पूरे बंबई के अंदर कि बिल्डर सभी को लूट रहे हैं। एक भाई मुलुंड से आए थे मेरे पास, 40 साल का लड़का था। उसने मुझे आकर बताया कि मेरे पिताजी ने एक बड़े बिल्डर को 2006 में 80 लाख रुपया दिया है। आज तक हमको ना फ्लैट मिला है, ना हमको पैसा दे रहा है, ना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। और वो बिल्डर बहुत बड़ा है, अभी मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। अब उस लड़के के आगे का जो सेंटेंस था, उसने ये कहा, मेरे पापा तो अब फ्लैट की आशा में मर गए कि फ्लैट मिलेगा, इतना रुपया। जिंदगी भर में आदमी 80 लाख रुपया कमाता है, जमा करता है। ये एक उसकी पूरी जिंदगी की कमाई बिल्डर ने ले ली। 2006 से आज तक फ्लैट नहीं दिया। अब ये लड़के को इतना जुनून आ गया, उसने मुझे जो शब्द कहे, मैं आपको शब्द सुनाता हूं कि ठक्कर साहब, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं जज का जाके मर्डर कर दूंगा कि मेरी पूरे पिताजी की जिंदगी के, पिताजी तो फ्लैट नहीं देख पाए, लेकिन मेरा भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, उसने कहा मैंने 9 लाख रुपया एडवोकेट को दिए, रेरा में केस किया, कोर्ट में केस किया, आज तक कुछ नहीं मिला। आप जानते हैं हमारे देश के न्यायतंत्र का क्या ड्यूटी है? मैंने पैम्पलेट के अंदर लिखा है, न्यायतंत्र को ताला मार दिया जाए। न्यायतंत्र को ताला मारने की बात, हाँ, नहीं चलेगा। आप ना कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तो आदत है। रखो यहाँ, रख दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप समझिए कि एक आदमी की जिंदगी भर की कमाई चली गई, तो न्यायतंत्र किसके लिए है? न्यायतंत्र से पूछा गया, हमने पता की, क्योंकि पिछले आप समझिए करीब 14 साल से हम सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर हिंदुस्तान के 400 सिटी में घूमकर आए हैं, सिर्फ न्यायतंत्र में सुधार के लिए। 1 महीना का हम लोगों ने टूर किया बस में, हर जगह पर बस में रुकते थे, सब जगह बातचीत करते थे, सब कोर्ट में जाते थे। जज को हम यही बात करते थे कि न्यायतंत्र का ड्यूटी क्या है, ये बताइए। इलेक्शन कमीशन तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेगा, पार्लियामेंट देश में नागरिकों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कानून बनाएगा, तो न्यायतंत्र का काम क्या है, मुझे कोई बताए ना। तो हैदराबाद में एक अच्छा एडवोकेट था, उसने समझाया कि देखिए न्यायतंत्र का काम एक ही है। एक तो ये है कि जो भी कानून पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कैंसल कर सकता है। यानी कानून जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में नहीं बन सकता। जैसे स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार, लॉ ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार। वो तीसरा जो महत्वपूर्ण बताया कि न्यायतंत्र काम है कि समय पर न्याय दो। डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, यानी देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। आप मुझे बताइए, हमारे देश के जज कितने बेशर्म हैं, निर्लज हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं जो होता तो चुल्लू भर पानी में मर जाता, लेकिन हमारे सभी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज आज भी जिंदा हैं। जिस देश के अंदर कितना भी बड़ा गुंडा होगा, कितना भी बड़ा बेईमान होगा, मैं आपको बता दूं, वो 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी को परेशान करेगा, इससे ज़्यादा वो परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा देश का जज जो है ना, न्यायतंत्र, 4 करोड़ 75 लाख केस पेंडिंग है। अब जिस देश के अंदर 4 करोड़ 75 लाख केस पेंडिंग हो, आज आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको न्याय कब मिलेगा, मुझे ये बताइए। और अब न्यायतंत्र में आप खुद कहते हो, आपका खुद का प्रिंसिपल है, आपका खुद का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है?
डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। अगर आप समय पर न्याय नहीं देते हो तो अन्याय है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा गुंडा मेरी नजर में हमारे देश का न्यायतंत्र है। क्योंकि समझ गए, सबसे बड़ा गुंडा हमारे देश का। आज आप जब से यहां पर आए ना, देखिए अगर एक आदमी को, जिसने भी बिल्डर ने गलत किया, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, उनको मैं बुलाऊंगा। गुणवंत भाई आओ, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं लाइव कि न्यायतंत्र चाहे तो 1 मिनट में फैसला हो सकता है। कितना? लेकिन 10 साल से बिना भाड़े, आओ यहां वो देखिए, ये भाई साहब कार्टर रोड नंबर 3 में अंबाजी मंदिर के बगल में बोरीवली वेस्ट में 16 आदमी का फ्लैट था। बिल्डर आके एग्रीमेंट बनाया, मकान मालिक और बिल्डर मिलके 16 बिल्डिंग को तोड़ दिया। कहा था कि हम 18 महीने में देंगे। 2 मिनट 25 बेसो हम लगाओ ना, बेसो बेसो बेसो। उनको बोला था कि 18 महीना में देंगे। कितना साल हो गया? बोरीवली, इसमें ये अंबाजी मंदिर के बाजू में बिल्डिंग है। 2010 में बिल्डिंग ने गिरा दिया। बिल्डिंग वो ऑर्डर और डेवलपर दोनों मिल के, दोनों का मिली भगत था। हमको सामने बोला कि अच्छा बिल्डिंग बना, ऐसा करेंगे। उसके फाउंडेशन का काम किया। फिर दोनों भाई वालों मगर मैं कोर्ट में केस किया। 6 साल केस चला, हमारा कुछ भी वो तकलीफ नहीं था। उसको जजमेंट भी आ गया बिल्डिंग बनाने के लिए। अभी तक वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इंटरनल मैटर की वजह से कोई इतना परेशान करता है। हमको खाली 3 साल बढ़ा दिया। उनके बाद उनका चेक दिया था, वो भी बाउंस हुआ है। अभी वही चलता है, कुछ भी वो अभी तक वही टाइम पास करता है। अब देखिए, मैं इनके साथ गया पुलिस स्टेशन। मैंने इन 16 लोगों के नाम की एफआईआर दर्ज कराई। जानते हैं पुलिस ने क्या लिख के दिया? इट इज ए सिविल मैटर, गो टू द कोर्ट। अगर आप पिस्तौल दिखाकर किसी को घर से बाहर करते हैं तो सजा है, किसी को मार के घर के बाहर करते तो सजा है, लेकिन आप उसका बिल्डिंग तोड़ दीजिए, आपको सजा नहीं है। ये है सड़ा हुआ अपने देश का न्यायतंत्र। और निर्लज हैं सभी चुने हुए प्रतिनिधि कि उनको शर्म नहीं आती है कि एक आदमी को 16 आदमी को घर से बाहर कर दिया। जज का काम, पुलिस का काम क्या है कि तुमने तोड़ा है तो भाड़ा दो। तुमने एग्रीमेंट बना के कहा कि 18 महीने में देंगे, तुम 11 साल तक कुछ नहीं दे रहे हो। और हमारे देश का पुलिस ताली मारती है, हमारे साले सभी जज ताली मारते हैं, हमारे पॉलिटिशियन ताली मारते हैं। मुझे बताइए इस देश में न्यायतंत्र की वैल्यू क्या है? अरे एक आदमी के शरीर पे कपड़ा ना हो उसको आप नंगा कर सकते हो क्या? देखिए, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। जब हमारे देश में 4,75,00,000 लोगों का केस बाकी है। मैं मुंबई महानगर व्यापारी का प्रेसिडेंट रहा, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स रायचंद भाई रूपम वाले थे, उसमें मैं 5 साल तक सेक्रेटरी रहा। लाइफ मेंबर फार्म का हूँ, महाराष्ट्र चैम्बर का भी फार्म का हूँ। क्या पता चला मालूम है? मैंने पूछा कि इतने सारे चेक बाउंसिंग के प्रॉब्लम आते हैं तो बोलता है छोटी बात नहीं है। मैंने कहा क्या है? बोलते हैं मुंबई के अंदर 40 लाख केस चेक बाउंसिंग के बाकी हैं। 2 भाई साहब के 9-9 लाख रुपए के बाकी थे। पुलिस का वारंट भी है, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट ही नहीं करी। 12 साल से मिलता ही नहीं है पुलिस को। गुंडे को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो घर में बीवी और बच्चे के साथ रहता है उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती है। अब मुझे बताइए, ये साजिश नहीं तो और क्या है? 40 लाख से अधिक केस का बाकी रहना ये संकेत देता है कि अपने देश में न्यायतंत्र है ही नहीं। अगर न्यायतंत्र होता तो आज इधर मीटिंग बुलाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब तो हमने जज को लिखा, सुप्रीम कोर्ट को रजिस्टर से भेजा कि आप जनता का पैसा बर्बाद मत कीजिए। मैंने लिख के भेजा है सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों को कि आप कहते हैं कि पब्लिक का पैसा बर्बाद करना गुनाह है, तो आप लोग तो कुछ काम नहीं करते हो। आप लोग छोड़ दो अपना पोस्ट। पैसा लेके अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, समय पर न्याय नहीं दे सकते हो, 4-4 करोड़ केस पेंडिंग रह जाते हैं, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? और आपका जो केस उठा रहे हैं ना,
ये इसी मुद्दे पे उठने वाला है। अब आप लोग का काम है कि सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस जो बना के आपको देगी उसको भर कर तुरंत भेजिए। आने वाले दिनों में 800 से 1000 लोगों की एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो होगा वो सभी देखेंगे। अभी मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताता, इतना ही कहता हूँ कि आने वाले दिनों में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस आप लोगों को एक लिंक भेजेगी। अभी हमने 2 लिंक आपको भेजा हुआ है, क्योंकि समस्याएं 3 हैं। पहली समस्या है पागड़ी के मकान को तोड़ना, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाना और कुछ देना नहीं, भाड़ा नहीं देना, उसका एक फॉर्म अलग है। दूसरा क्या है कि पागड़ी के अंदर उन्होंने थोड़े एडिशनल फ्लैट बनाए कानून के अंतर्गत। यानी अगर मान लीजिए कि 25 पागड़ी के मकान थे, उसको मान लीजिए 40 बनाने का आया, उसने 15 आदमी को फ्लैट बेच दिया। बिल्डर ने फ्लैट बेचा, पैसे ले लिए, आधा काम किया और छोड़ दिया।